जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पोषक तत्वों की अगली क्लास में। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम जो पोषक तत्व है, ये इतना जरूरी पोषक तत्व है कि यहाँ से हर साल हर एक कंप्यूटर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन हम इसके बेसिक इसके जो कार्य है ना, उन कार्य को हम समझे बिना क्या करें, उनको रटे जा रहे हैं। ये क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन आज के क्लास में हम कार्य को इस प्रकार समझेंगे कि पोटेशियम से आने वाला हर एक क्वेश्चन आपका सही होगा। आपने रटा होगा लग्जरी कंजप्शन, इसके अंदर हिडन हंगर, ये सब चीजें आपने रटते आ रहे हैं। लेकिन आज हम क्या करेंगे, इनको इन डेप्थ समझेंगे कि लग्जरी कंजप्शन क्या होता है, क्यों होता है, और पोटेशियम के कारण ही क्यों होता है, फास्फोरस के कारण लग्जरी कंजप्शन क्यों नहीं होता। तो आइए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं अपने पोटेशियम की। यही 4 पॉइंट हमें मुख्य पढ़ने होते हैं: अवेलेबल फॉर्म, सोर्स, फंक्शन और डेफिशिएंसी सिम्टम। सबसे पहले अपने बात करते हैं अवेलेबल फॉर्म की। इसके अवेलेबल फॉर्म में कुछ नहीं है। अवेलेबल फॉर्म आप सभी को पता है। इसकी अवेलेबल फॉर्म क्या है? के पॉजिटिव। और ये क्या करता है, ये प्राप्त कैसे होता है? ये सोइल पार्टिकल जो होता है, जो नेगेटिव सोइल पार्टिकल है, उस सोइल पार्टिकल के ऊपर क्या करेगा, ये के पॉजिटिव के रूप में इस प्रकार चिपका रहेगा, एड्जॉर्ब रहेगा, अधिशोषित रहेगा। और जैसे ही सांद्रता की कमी आएगी, ये सॉइल सॉल्यूशन में जाएगा। किस में जाएगा? सॉइल सॉल्यूशन में। इसे अपने कहते हैं एक्सचेंजेबल फेज। क्या कहते हैं इसे? एक्सचेंजेबल फेज। यानी जैसे ही पोषक तत्वों के अंदर सॉइल सॉल्यूशन में फास्फोरस की कमी आएगी, ये किस में आएगा? आपके सॉइल सॉल्यूशन में। यहां से हो जाएगा एक्सचेंज। तो अपने यह कह सकते हैं कि किस फॉर्म में होता है? के पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। अवेलेबल होने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है इसके लिए? एक्सचेंजेबल जो फॉर्म है उसके अंदर ये क्या होता है? प्लांट को प्रोवाइड होता है। ठीक है। सोर्स की अगर अपने बात करें तो इसका जो सोर्स है वो भी क्या है? खनिज है प्रिय विद्यार्थियों। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है खनिज कौन सा है। अगर मैं फास्फोरस के सोर्स की बात करूं तो खनिज है, और इसके अंदर खनिज कौन सा है? एक तो इसमें आता है मस्कोवाइट। कौन सा खनिज का नाम क्या है? मस्कोवाइट। ठीक है। जब मैं आपको खनिज पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एक माइका होता है। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों? एक माइका नाम का क्या होता है? खनिज होता है। उस माइका का एक प्रकार है मस्कोवाइट। इसको मैं व्हाइट माइका भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं इसे? व्हाइट माइका। तो इसका जो इसका खनिज है जिसे मिलता है वो कौन सा है? मस्कोवाइट। और दूसरा इसका जो खनिज है वो कौन सा है? ऑर्थोक्लेस। कौन सा है? ऑर्थोक्लेस। ऑर्थोक्लेस किसका प्रकार है? ये फेल्सपेर का प्रकार है। किसका प्रकार है प्रिय विद्यार्थियों? फेल्सपेर का। आपने देखा होगा कि हम खेत के अंदर, अच्छा पौधे के अंदर, आपको पता है कि 1.5% क्या होता है? पोटेशियम होता है। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है। उसके बावजूद मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन भी हम यूरिया डाल रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट फास्फोरस भी हम यूरिया डाल रहे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट पोटेशियम है, लेकिन पोटेशियम के लिए हम एमओपी का जो यूज है वो बहुत ही कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं। हम जितने यूरिया और डीएपी डाल रहे हैं उतना हम कभी पोटेशियम नहीं डालते। लेकिन आवश्यकता उतनी है जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है, पोटेशियम की भी उतनी आवश्यकता है। उसके बावजूद हम पोटेशियम नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि ये जो पोटेशियम है किससे मिलता है? ऑर्थोक्लेस से मिलता है, फेल्सपेर से मिलता है। और जो मृदा की भूपपड़ी है उसके अंदर 40 से लेके 60% क्या पाया जाता है? ऑर्थोक्लेस पाया जाता है। ऑर्थोक्लेस इतना अधिक है, इसका मतलब पोटेशियम भी आपको खूब अधिक मात्रा में मिलेगा और पोटेशियम की डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं? पोटेशियम को बहुत ही कम मात्रा के अंदर यूज, या पोटेशियम को अपने खेत में यूज नहीं करते। ठीक है। अब आप कहोगे सर पोटैटो की जो क्रॉप है ना, वहां पर पोटेशियम डालते हैं। अभी देखें क्यों डालते हैं, कार्य के अंदर। आप कहोगे हाइब्रिड जो चावल है ना उसमें पोटेशियम डालते हैं। क्यों डालते हैं? अभी कार्य में देखेंगे। अब अपने आगे जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है प्रिय विद्यार्थी? वो आते हैं इसके फंक्शन या कार्य। अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेशियम के कार्य। देखो अब आपको ध्यान से सुनना है। यहां से आपके एक क्वेश्चन आएगा, हम सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई चीज आपको रटनी नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है यहां से, फंक्शन से। ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने अगर पोटेशियम के फंक्शन की अगर अपने बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये किसी भी कार्बनिक पदार्थ को नहीं बनाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। ये क्या नहीं करता? कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाता, कार्बनिक घटक नहीं बनाता। कार्बनिक घटक नहीं बनाने का मतलब क्या है? ये कार्बनिक घटक का पार्ट नहीं है, ये कार्बनिक घटक का पार्ट नहीं है। अब आप बात करोगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन अमीनोमर बनाता है। और अमीनोमर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। आप कहोगे फास्फोरस, फास्फोरस डीएनए बनाता है, फास्फोरस आरएनए बनाता है, फास्फोरस फाइटिक एसिड बनाता है, बीज बनाता है। यानी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है, चाहे वो नाइट्रोजन है,
चाहे वो फास्फोरस है, ये कुछ ना कुछ पौधे में कार्बनिक घटक बना रहे हैं। जैसे ये बहुत कुछ बना रहा है, अमीनोमल बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, डीएनए आरएनए भी बनाता है आपका, क्लोरोफिल बना रहा है, नाइट्रोजन। अच्छा, फास्फोरस क्या बना रहा है? फास्फोरस डीएनए बनाता है, फास्फोरस आपका सीड बनाता है, फाइटिक अम्ल बनाता है, ठीक है। इस प्रकार फास्फोरस भी बहुत सारी चीजें आपके एटीपी बनाता है, यानी बहुत सारे कार्बनिक घटक ये बना रहे हैं। कौन? नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये मैंने आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्लास में पढ़ाया भी था। लेकिन ये आपका जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम के जो है ये आपका किसी भी प्रकार का कार्बनिक घटक नहीं बनाता है, कोई भी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट नहीं बनाता है पौधे के अंदर, ठीक है। और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट नहीं बनाने के कारण, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट नहीं बनाता है, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट या कार्बनिक घटक नहीं बनाने के कारण जब इसकी अधिकता होगी, जब इसकी क्या होगी? अधिकता। पे आपको यहाँ से समझना है, इसकी जब अधिकता होगी, मान लो नाइट्रोजन की अधिकता हो गई, तो पौधे के अंदर क्या हो गया? क्लोरोफिल बन गया। पौधे में क्या बन गया? क्लोरोफिल बन गया, पौधा हरा दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन की अधिकता से कोशिका विभाजन ज्यादा हो गया, पौधे की वृद्धि अधिक हो गई, ठीक है। अच्छा, फास्फोरस अधिक हो गया, एटीपी ज्यादा बन गया, क्वालिटी इंप्रूव हो गई। उसके बाद अगर बात करें, सीड का निर्माण ज्यादा हो गया। यानी जब इनकी अधिकता होती है ना, किसकी अधिकता? नाइट्रोजन और फास्फोरस की, तो हमें कुछ पदार्थ बन के मिलता है, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं। लेकिन पोटेशियम क्या है? वो ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है या ऐसा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जो कुछ भी नहीं बनाता। जितने भी आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है या जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, सभी कुछ ना कुछ बना रहे हैं। लेकिन ये एक पोटेशियम के अलावा सभी कुछ ना कुछ बना रहे हैं, लेकिन पोटेशियम कुछ नहीं बनाता। और नहीं बनाने के कारण, कोई कार्बनिक घटक नहीं बनाने के कारण, अगर इसकी अधिकता होगी, अगर इसकी अधिकता होगी तो वो अधिकता हमें लक्षणों के रूप में दिखाई नहीं देगी। इसकी अधिकता होने पर उत्पादन नहीं बढ़ता है, इसकी अधिकता होने पर प्रिय विद्यार्थियों उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। और उत्पादन में वृद्धि नहीं होना क्या कहलाता है? उत्पादन में वृद्धि नहीं होना कहलाता है लग्जरी कंजप्शन। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लग्जरी कंजप्शन क्या होता है, या लग्जरी कंजप्शन कौन से पोषक तत्व की वजह से होता है? इसे अपने क्या बोलते हैं? लग्जरी कंजप्शन कहते हैं। इसे अपने क्या कहते हैं? लग्जरी कंजप्शन कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन आएगा कि लग्जरी कंजप्शन क्या होता है, तो लग्जरी कंजप्शन क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? लग्जरी कंजप्शन का मीनिंग है कि लग्जरी कंजप्शन, इसे अपने क्या कहेंगे? लग्जरी कंजप्शन। देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको कह रहा हूं कि जितने भी आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, आपका कोई भी प्राइमरी न्यूट्रिएंट, चाहे नाइट्रोजन है चाहे फास्फोरस है, वो कुछ ना कुछ आपका क्या बना रहा है? पौधे के अंदर कुछ घटक बना रहा है, और उस घटक की वजह से अगर वो बढ़ेंगे तो पौधे के अंदर उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन जो आपका पोटेशियम है, ये पौधे के अंदर कोई कार्बनिक घटक नहीं बनाता, और कोई कार्बनिक घटक नहीं बनाने से जब इसकी अधिकता होगी, अधिकता की वजह से उत्पादन में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि कोई कार्बनिक घटक बना ही नहीं रहा है, तो वृद्धि कैसी? उसकी वजह से उत्पादन में वृद्धि नहीं होना, इसकी अधिकता की वजह से उत्पादन में वृद्धि नहीं होना क्या कहलाता है प्रिय विद्यार्थियों? लग्जरी कंजप्शन। ये होता है लग्जरी कंजप्शन। क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन, लग्जरी कंजप्शन कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो आप कहोगे पोटेशियम की कमी से। अभी तक यही क्वेश्चन आया, लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि लग्जरी कंजप्शन क्यों होता है, तो भी आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरा सुनो, अगर इस पोषक तत्व की कमी हो जाती है, पोषक तत्व की क्या हो जाती है? कमी। इतनी देर क्या हुई थी? अधिकता। अगर पोषक तत्व की कमी हो गई, तो कमी से क्या होगा? अगर मान लो नाइट्रोजन की कमी हो गई, नाइट्रोजन की कमी हो गई तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और पौधे के अंदर क्या होगा? पौधे के अंदर पत्तियां पीली पड़ जाएगी। मैग्नीशियम की कमी हो गई, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पौधे की पत्तियां पीली पड़ गई। जिंक की कमी हो गई, पौधे के अंदर ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं हो रहा, पौधे की हाइट कम हो गई। लेकिन ये तो कुछ बना ही नहीं रहा है, इसके न बनाने के कारण क्या होगा? पौधे के अंदर किसी भी प्रकार के पदार्थ में कमी नहीं आएगी। तो जब इसकी कमी होगी तो कोई पदार्थ, जैसे मान लो नाइट्रोजन नहीं बन रहा, नहीं, कमी आ गई, तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पौधे पत्तियां कैसी होगी? पीली होगी। लेकिन इसकी कमी से कोई आपको शुरुआती अवस्था में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि इसका उत्पाद नहीं बनाता, ये कोई भी ऑर्गेनिक घटक नहीं बनाता। इसके शुरुआती अवस्था में इसकी कमी पर शुरुआती अवस्था में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो लक्षण दिखाई नहीं देने की वजह से, हालांकि आप कहोगे सर आपने पहले क्लास पढ़ाई थी जिसमें आपने बताया था कि पोटेशियम की कमी से नीचे की पत्तियां जल जाती है। हालांकि वो तब होगा जब बहुत ज्यादा कमी होगी। शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, और इसको बोलते हैं हिडन हंगर। क्या बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों? पोटेशियम की कमी होने पर शुरुआती अवस्था में लक्षण दिखाई नहीं देना क्या कहलाता है? हिडन हंगर कहलाता है। और हिडन हंगर को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? छुपी हुई भूख।
हिडन हंगर। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि हिडन हंगर कौन से पोषक तत्व की वजह से होता है? छुपी हुई भूख। आप इसको हिडन हंगर याद करो, छुपी हुई भूख याद मत करो, ठीक है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हिडन हंगर से ही आएगा, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में आए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर पहला कंसेप्ट समझा। हमने पोटेशियम का पहला कंसेप्ट क्या समझा कि अगर ये कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाता है, कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाने की वजह से इसकी अधिकता से कोई कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि न होने के कारण उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, और उत्पादन में वृद्धि न होने के कारण लग्जरी कंजप्शन कहलाता है। अच्छा, इसकी अगर कमी हो गई तो कोई कार्बनिक पदार्थ का नुकसान नहीं होगा शुरुआती अवस्था में। नुकसान नहीं होने से क्या होगा? इसकी कमी के लक्षण शुरुआती अवस्था में दिखाई नहीं देंगे, इसे हिडन हंगर कहते हैं। लग्जरी कंजप्शन का मतलब है कि पोटेशियम के अत्यधिक अवशोषण के कारण भी किसी भी प्रकार के उत्पादन में कमी नहीं होना, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने कहा कि इसके ये कुछ नहीं बनाता है, तो इसका काम क्या होगा? अब देखो, ये कार्बनिक पदार्थ तो नहीं बनाता है, किंतु अब ध्यान से सुनना आप, ये कार्बनिक पदार्थ तो नहीं बनाता है, किंतु क्या करता है? एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जितने भी एंजाइम है ना, एंजाइम को क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है, और एंजाइमों की सक्रिय करने की वजह से इसके अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। या अपने कहेंगे कि एंजाइम को सक्रिय करने की वजह से इसके अंदर क्या होगा? कुछ एक ये काम कर रहा है, वो भी अपने आके देखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर अपने यहीं देख लेते हैं इसको। अब देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, हमने क्या पढ़ा? पहला पढ़ा कि ये क्या करेगा? ये किसी भी प्रकार के कार्बनिक घटक का निर्माण नहीं कर रहा। ये क्या करता है? एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, पोटेशियम कोई कार्बनिक पदार्थ तो नहीं बनाता है, लेकिन एंजाइम को सक्रिय करता है। किसको सक्रिय करता है? एंजाइम को सक्रिय करता है। अब एंजाइम को अगर सक्रिय करेगा तो कौन कौन से एंजाइम की अगर अपने बात करें, ये लगभग पौधे के अंदर 60 ऐसे एंजाइम हैं जिनको सक्रिय करने का काम करता है। अब आप देखो, एंजाइम अगर ज्यादा सक्रिय होंगे तो पौधे के अंदर जो फंक्शन है ना, वो बढ़िया तरीके से होंगे, और फंक्शन बढ़िया तरीके से होंगे तो पौधे की क्वालिटी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए सुनो, मैग्नीशियम बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है? या ग्लूकोज, अगर अपने कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए आपकी क्लोरोफिल की आवश्यकता है, और क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम चाहिए और नाइट्रोजन चाहिए। अगर नाइट्रोजन बढ़ेगा तो मैग्नीशियम बनेगा, सॉरी अपने क्लोरोफिल बनेगा। मैग्नीशियम बढ़ेगा तो भी क्लोरोफिल बनेगा। क्लोरोफिल बनेगा तो आपका प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा, स्टार्च बढ़िया बनेगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए जो एंजाइम आवश्यक है, या ग्लूकोज निर्माण के लिए जो एंजाइम आवश्यक है, उनको सक्रिय करने का काम कौन करेगा? पोटेशियम करेगा। तो एंजाइम सक्रिय होने की वजह से इससे पौधे में क्या बढ़ेगी? इससे पौधे में बढ़ेगी क्वालिटी। प्रिय विद्यार्थियों, क्या बढ़ेगी? क्वालिटी, नोट क्वांटिटी। ये पौधे के अंदर गुणवत्ता बढ़ाता है, उत्पादन नहीं बढ़ाता। और यही हमने पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? कि इससे उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है, उत्पादन में वृद्धि नहीं होते, उत्पादन में वृद्धि नहीं होने की वजह से लग्जरी कंजप्शन होता है। यहाँ पर ये क्या करता है? पौधे की गुणवत्ता बढ़ाता है, क्योंकि एंजाइम को सक्रिय करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है? कि एंजाइम को सक्रिय करने का काम किसका है? पोटेशियम का है, मुख्यतः पोटेशियम को, और भी कई पोषक तत्व हैं। अच्छा, कितने प्रकार के एंजाइम सक्रिय करते हैं? 60 प्रकार के एंजाइम सक्रिय करेगा। इसीलिए इसे अपने क्या बोलते हैं? क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहते हैं। यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन आया हुआ है कि क्वालिटी न्यूट्रिएंट कौन सा है? तो क्वालिटी न्यूट्रिएंट कौन सा कहलाता है आपका? क्वालिटी न्यूट्रिएंट पोटेशियम कहलाता है। क्यों कहलाता है वो मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड काम इसका देखते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है। अगर इसके सेकंड वर्ग की बात करें, फर्स्ट हमने देखा कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं बनाता, एंजाइम को सक्रिय करता है। सेकंड क्या है? सेकंड एक करता है ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? पौधे के अंदर ऑस्मोटिक, एक मिनट प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या करेगा? पौधे के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, या स्टोमेटल एक्टिविटी काम करता है। अपने ये लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब इसको समझो, स्टोमेटल एक्टिविटी का मतलब क्या है? स्टोमेटल एक्टिविटी का मतलब है, हिंदी में से अपने क्या बोलते हैं? हिंदी में कहते हैं ये रंध्रों को कंट्रोल करने का काम करता है पौधे में। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है। ये आपका रंध्र है,
इस रंध्र के चारों तरफ क्या पाई जाती है, इस प्रकार की गार्ड कोशिकाएं पाई जाती है। अगर आपने रंध्र की संरचनाएं पढ़ी होगी तो संरचना के अंदर आपने इस प्रकार की गार्ड कोशिकाएं पढ़ी होगी। ये रंध्र के चारों तरफ गार्ड कोशिकाएं पाई जाती है। अब क्या होगा, अगर ये गार्ड कोशिकाएं फूल जाती है, अगर ये गार्ड कोशिकाएं क्या हो जाती है, फूल जाती है, तो फूलने से रंध्र खुल जाते हैं। और जब रंध्र खुलेगा ना तो पौधे से पानी हवा में उड़ेगा। जब रंध्र खुलेगा तो पौधे से पानी हवा में उड़ेगा और पानी का नुकसान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इस रंध्र में पोटेशियम प्रवेश कर जाता है, रंध्र में कौन प्रवेश करेगा, पोटेशियम। अगर पोटेशियम प्रवेश करेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और उसकी वजह से रंध्र खुल जाता है। हाइड्रोजन के बाहर निकलने से और पोटेशियम के प्रवेश करने से रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं। और यहाँ से प्रिय विद्यार्थियों बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पोटेशियम किस प्रकार रंध्रों को खोलता है। अगर गार्ड सेल में, ये कोशिकाएं कौन सी है प्रिय विद्यार्थियों, गार्ड सेल। अगर गार्ड सेल में, रंध्रों की गार्ड सेल में पोटेशियम प्रवेश करेगा तो रंध्र खुलेगा और रंध्रों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, पोटेशियम। और रंध्र खुलेगा तो पानी की हानि क्या होगी, ज्यादा। अब अगर रंध्र नहीं खुलेंगे, अगर मान लो पोटेशियम बाहर आ गया और हाइड्रोजन अंदर चला गया तो रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये क्या करता है, इस प्रकार ये रंध्र को खोलने और बंद करने का काम करता है। अगर रंध्र खुला होगा तो पानी की हानि ज्यादा होगी और अगर रंध्र खुला नहीं होगा तो पानी की हानि क्या होगी, कम होगी। तो जब पौधे के अंदर स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मीनिंग यहाँ पर क्या है प्रिय विद्यार्थियों, स्ट्रेस का मीनिंग ये है कि पौधे के अंदर अगर स्ट्रेस है, यानी पौधे में क्या है, पानी की कमी है, तो पानी की कमी होने पर क्या करेगा, पोटेशियम रंध्रों को बंद कर देगा। पानी की कमी होने पर जो आपका K पॉजिटिव पोटेशियम है ये रंध्रों को क्या करेगा, बंद कर देगा। और रंध्रों को बंद करने की वजह से पानी की जो कमी है या पानी का उड़ना कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसे अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रेस न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसीलिए इसे अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रेस न्यूट्रिएंट कहते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि स्ट्रेस न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो स्ट्रेस न्यूट्रिएंट है वो अपने किसे कहते हैं, पोटेशियम को कहते हैं। और स्ट्रेस हार्मोन किसे कहते हैं वो आप मुझे कमेंट में बताना, नहीं तो जब मैं आपको हार्मोन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है। अभी आप मुझे कमेंट में बताओ, और जब मैं आपको हार्मोन पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है। तो इस प्रकार पोटेशियम का दूसरा काम हमने क्या देखा कि सर ये जो स्टोमेटा की एक्टिविटी है ना उसको अपने कंट्रोल करता है। ये रंध्रों को खोलने यानी रंध्रों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करता है, रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करता है। अगर आप हिंदी मीडियम को छात्र हो तो आप लिख सकते हो कि पोटेशियम जो है वो रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करता है, इसीलिए इसे अपने क्या बोलते हैं, स्ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, यानी तनाव के समय काम आने वाला पोषक तत्व कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपने आगे बात करें, अगला जो इसका पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड इसका जो काम है, मैंने कहा कि ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है और मुख्यतः जो स्टार्च का संश्लेषण करने वाले एंजाइम है, किसका संश्लेषण करने वाले, स्टार्च यानी शर्करा का, स्टार्च यानी शर्करा का जो संश्लेषण करने वाले एंजाइम है यानी स्टार्च सिंथेसिस। हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं वो लिखेंगे स्टार्च आपके संश्लेषण, यानी स्टार्च का निर्माण करने वाले जो पोषक तत्व हैं या स्टार्च का निर्माण करने वाले जो एंजाइम हैं या उसको एक्टिवेट कौन करता है, पोटेशियम करता है। स्टार्च को सिंथेसिस करने वाले एंजाइम को एक्टिवेट कौन करेगा, पोटेशियम। इसका मतलब स्टार्च के संश्लेषण में कौन सहायक है, आप कहोगे सर पोटेशियम क्या है, स्टार्च के संश्लेषण में सहायक है। इसीलिए जिनके अंदर स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है उनको पोटेशियम अधिक मात्रा में चाहिए, जैसे आलू है। अब आलू जो है इसके अंदर स्टार्च, सबसे ज्यादा स्टार्च किसमें होता है, आलू के अंदर, तो आलू को स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा स्टार्च किसमें होता है, हाइब्रिड राइस में। किसमें होता है प्रिय विद्यार्थियों, हाइब्रिड राइस में। तो हाइब्रिड राइस के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। तो सामान्य चावल के मुकाबले आपके जो हाइब्रिड राइस है उसको पोटेशियम अधिक मात्रा में चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो किसान आपके आलू की खेती करते हैं या जो किसान संकर धान को लगा रहे हैं, ऐसे किसान जो आलू और संकर धान की खेती कर रहे हैं वो किसान पोटेशियम को अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम है ना वो स्टार्च के संश्लेषण का काम करता है और स्टार्च के संश्लेषण में सहायक है। और जो आपका आलू है
उसके अंदर स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और जो आपका हाइब्रिड राइस है यानी जो संकर धान है उसमें भी जो पोटेशियम है वो अपने स्टार्च है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए आलू और आपके हाइब्रिड राइस को पोटेशियम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों के अंदर हम पोटेशियम का अधिक उपयोग करते हैं क्योंकि ये स्टार्च के संश्लेषण में सहायक है। तीसरा अगर मैं बात करूं इसका काम तो प्रिय विद्यार्थियों चौथा, ये पौधे के अंदर रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब आप कहोगे सर आपने जो फास्फोरस पढ़ाया था कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है या पौधे के अंदर कीट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आप कहोगे जब आपने फास्फोरस पढ़ाया था तब भी आप कह रहे थे कि फास्फोरस कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, अब आप कह रहे हो कि पोटेशियम कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। दोनों ही बातें सही है, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ऑप्शन में आ गया कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ऑप्शन में फास्फोरस भी है, ऑप्शन में पोटेशियम भी है, तो वहां पर आपको प्रिय विद्यार्थियों क्या टिक करना है, वहां पर आपको टिक करके आना है पोटेशियम। हालांकि दोनों ही आप क्या करते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादा जो सही उत्तर है वो कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है प्रिय विद्यार्थियों पोटेशियम माना जाता है। अब अपने आगे अगर अपने बात करें, अगर आगे अपने बात करते हैं इसकी कमी के लक्षण। अगर मैं पोटेशियम की कमी के लक्षण बात करूं तो पोटेशियम की कमी के जो लक्षण हैं वो पौधे के कौन से भाग पर दिखाई देते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जहां पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ाया था। पौधे की निचली जो पत्तियां हैं, इन निचली पत्तियों के ऊपर पोटेशियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। निचली या पुरानी पत्तियों के ऊपर, निचली या पुरानी पत्तियों के ऊपर पोटेशियम की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद अच्छा निचली पत्तियों पर क्या होगा, निचली पत्तियां आपके बर्निंग हो जाएगी, जली हुई नजर आएगी। बर्निंग कहाँ से होगी, मान लो ये आपकी लीफ है और इस लीफ के अंदर जो आपकी बर्निंग है वो किनारों से होगी, यहाँ से जो पत्तियां हैं वो बर्न हो जाएगी, जली हुई नजर आएगी, और इस प्रकार की पत्तियां क्या कहलाती है, स्क्रोचिंग एंड बर्निंग। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निचली पत्तियों के अंदर एक टर्म है, बड़ी फेमस टर्म है, निचली पत्तियों में अगर स्क्रोचिंग एंड बर्निंग है तो वो किसके लक्षण है या किसकी कमी के लक्षण है, तो वो प्रिय विद्यार्थियों किसकी कमी के लक्षण है, वो आपके पोटेशियम की कमी के लक्षण हैं। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम पढ़ लिया, पोटेशियम के कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखने हैं। अगर मैं इसको आपको रिवाइज करवाऊँ क्योंकि हमारा पैटर्न हम जो भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। अगर उसकी अपने बात करें तो पोटेशियम की अगर अपने पूरी बात करें तो पोटेशियम क्या है, पोटेशियम के पॉजिटिव फॉर्म में मिलता है, ये एक्सचेंज होकर आपको अवेलेबल होगा, पौधे को अवेलेबल होगा। पोटेशियम की मृदा में कमी नहीं होती क्योंकि पोटेशियम जिन खनिजों से प्राप्त होता है वो खनिज मृदा में 60 से 70% या 50% हिस्सा निभाते हैं। जैसे मस्कोवाइट है, मस्कोवाइट पोटेशियम का सोर्स है, जो माइका का एक प्रकार है। ऑर्थोक्लेस भी किसका सोर्स है, पोटेशियम का सोर्स है, जो फेल्सपेर का प्रकार है। ये तो बिल्कुल हल्की बात हो गई। अब अपने जहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उसकी अपने यहाँ पर बात की थी, हमने पढ़ा था कि पोटेशियम कोई कार्बनिक घटक नहीं बनाता, ये क्या करता है, सेल शेप के अंदर फ्रीली घूमता है। कार्बनिक घटक नहीं बनाने की वजह से अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक होगी तो कोई कार्बनिक उत्पाद नहीं बढ़ेगा, और कार्बनिक उत्पाद नहीं बढ़ने की वजह से उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, और पोटेशियम की अधिकता से उत्पादन में वृद्धि नहीं होना क्या कहलाता है, लग्जरी कंजप्शन कहलाता है। अगर मान लो इसकी कमी हो गई तो शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार के उत्पाद में कमी नहीं आएगी। नाइट्रोजन की कमी होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, मैग्नीशियम की कमी होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, जिंक की कमी होगी, ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होगा और पौधे की हाइट कम हो जाएगी। लेकिन अगर पोटेशियम की कमी होगी तो शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार की क्या होगी, पौधे के ऊपर लक्षण दिखाई नहीं देंगे, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, हिडन हंगर। अब ये कार्बनिक घटक तो नहीं बनाता तो इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है, एंजाइम एक्टिवेट करने का काम करता है। और एंजाइम एक्टिवेट करने की कितने एंजाइमों को, लगभग 60 एंजाइमों को एक्टिवेट करता है। और एंजाइम एक्टिवेट करने की वजह से इसे अपने क्या बोलते हैं, क्वालिटी न्यूट्रिएंट, क्योंकि इससे पौधे की गुणवत्ता में सुधार होता है, उत्पादन में नहीं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो आपका पोटेशियम है वो क्या करता है, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करता है। हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था किस प्रकार ओपन और क्लोज करता है। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने की वजह से पानी की हानि को कम या बढ़ा सकता है, इसीलिए जो पौधे में पानी कम लगेगा या पानी पौधे
को कम होगा और पानी की हानि को रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका पोटेशियम न्यूट्रिएंट जो है, इसीलिए इसे अपने क्या बोलते हैं? स्ट्रेस न्यूट्रिएंट कहते हैं। ये क्या करता है? स्टार्च का संश्लेषण करने में सहायक है, इसीलिए क्या करता है? जो ऐसी फसलें जिनको स्टार्च बहुत अधिक मात्रा में चाहिए उनमें इसकी मात्रा, ऐसी फसलों को पोटेशियम अधिक मात्रा में देना चाहिए। उसके बाद ये रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ पर हमने क्या देख लिया? इसके लक्षण, निचली की पत्तियां उसमें क्या पाई जाती है? बर्निंग और स्क्रोचिंग पाई जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने क्या पढ़ लिया? पोटेशियम पढ़ लिया। और इसी सीरीज के अंदर अपने आगे आने वाले के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या जो अपने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है वो पढ़ने वाले हैं। अभी हमने नाइट्रोजन, सबसे पहले हमने क्या किया? पोषक तत्वों का इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने एक एक पोषक तत्व के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों के कार्य, कमी के लक्षण, उनके जो भी बेसिक कंसेप्ट थे, जो भी बेसिक से एडवांस तक की चीजें थी हमने कवर कर ली। अब जो बची हुई चीजें हैं वो हम जब PYQ सेशन लेंगे उसके अंदर कवर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।